बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। चांद की चांदनी ने पूरे इलाके पे अपना तसल्लुत जमा रखा था। साफ और चिकनी सड़क पे एक सफेद रंग की कार आगे ही आगे दौड़ रही थी। कार में 3 नौजवान लड़के थे। एक तो कार ड्राइव कर रहा था, एक साथ वाली सीट पे टेक लगाए गहरी नींद में डूबा हुआ था और पिछली सीट पे तीसरा भी बड़ा खराटे बढ़ रहा था। जो कार चला रहा था वो सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। उसने अपनी साइड का शीशा थोड़ा सा खोला ताकि ठंडी हवा के झोंके उसे सोने ना दें। वैसे तो इस काम में सिगरेट भी मदद दे रही थी। आखिर ऊटी गांव है कहाँ? ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ नौजवान बड़बड़ाया। कार की स्पीड उस वक्त अपने अरूज पे थी। इनका तो अब भगवान ही मालिक है। ड्राइविंग करता हुआ नौजवान सीट पे सोए हुए नौजवान की तरफ देखते हुए बोला। उसने गर्दन घुमा के पिछली सीट वाले पे नजर डाली और फिर गर्दन सीधी कर ली। सामने एक गीदड़ तेजी से सड़क पार कर रहा था। जो बदहासी में नौजवान ने ब्रेक पे जोर से पांव रखा। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी। इतनी जबरदस्त ब्रेक लगाने के बावजूद गीदड़ बच न सका। वो जबरदस्त तरीके से गाड़ी से टकराया और उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। कार चीखती हुई सड़क के दरमियान घूम गई। दोनों सोते हुए नौजवान बुखलाते हुए और चीखते हुए उठे। सुनील, क्या हुआ? साथ वाली सीट पे बैठा नौजवान अपने दिल पे हाथ रखते हुए हकला के बोला। उसने अपनी सीट सीधी की। वो गाड़ी के सामने अचानक एक गीदड़ आ गया था। सुनील ने धड़कते दिल के साथ वजह बयान की। अरे तो इसमें इतनी जबरदस्त ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? खामखा नींद से जगा दिया। पिछली सीट पे बैठा हुआ नौजवान मुंह बनाते हुए बोला। वो बस बदहासी में ऐसा हो गया, सुनील ने कहा। चलो अच्छा, अब तो गाड़ी ड्राइव करो। भगवान की सौगत, मेरा दिल तो ऐसे हो रहा है जैसे अभी पसलियां तोड़ के बाहर निकल आएगा। साथ वाली सीट पे बैठा नौजवान बोला। रंजीत, ये भगवान की कृपा है कि कुछ अब शुकन नहीं हुआ, वरना मैं बदहासी में गाड़ी के सड़क से नीचे उतारता और गाड़ी किसी तरह से टकरा सकती थी। सुनील अपनी सांस बहाल करते हुए बोला। बिल्कुल, रंजीत ने लफ्ज को लंबा किया। अच्छा चल, तू ऐसा कर, मेरी सीट पे आ, गाड़ी अब मैं ड्राइव करता हूँ। सुनील ने इस बात में सर खिलाया। थोड़ी देर के बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। अब ड्राइविंग सीट पे रंजीत और साथ वाली सीट पे सुनील बैठा था। गाड़ी मरे हुए गीदड़ के पास से गुजरी। यार, ये तो ऊटी गांव का सफर अभी कितना बाकी है? पिछली सीट पे बैठा नौजवान बेजारी से बोला। मेरे अंदाजे से थोड़ा ही रह गया है, सुनील पीछे देखते हुए बोला। ऐसा करो, कहीं गाड़ी रोक के किसी से पूछ लो। पिछली सीट वाला नौजवान बोला। मशवरा तो अच्छा है रोहित, मगर यहाँ गाड़ी रोक के क्या दरख्तों से पूछूं? सुनील ने कहा तो रंजीत एक जोरदार कैखा लगा के हंस पड़ा और रोहित बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। वैसे इस दफा तूने तफरीह के लिए ऊटी गांव क्यों चुना? बस किसी से सुना था कि बड़ा सुंदर गांव है। अरे वो देखो, सामने एक मंदिर है। रंजीत उनकी तवज्जो सामने कराते हुए बोला। सामने वाकई एक मंदिर मौजूद था। ऐसा करते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे और पंडित से ऊटी गांव का रास्ता मालूम कर लेंगे। ये बात तो तुमने समझदारी की इस दफा, रोहित बोला। सुनील ने सिर्फ मुस्कुराने पे इक्तफा किया। रंजीत ने गाड़ी मंदिर वाले रास्ते पे डाली। मंदिर के लिए कच्चे रास्ते पे जाना था और कुछ ही फासले पे मंदिर की सीढ़ियां थी। रंजीत ने मंदिर की सीढ़ियों के पास ले जाके गाड़ी रोकी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर में दाखिल होते ही रंजीत ने मंदिर की छत से लटका हुआ घंटा बजाया और आगे बढ़ के तीनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। क्या कष्ट है बालिक? अचानक तीनों के कानों में एक मर्दाना आवाज पड़ी। तीनों ने चौंक के आंखें खोली और घूम के देखा। सामने एक पंडित खड़ा था। नमस्ते पंडित जी, वो तीनों बेअक्ल जुबान होके बोले। नमस्ते, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित जी, यहाँ से ऊटी गांव कितना दूर है? सुनील के इस सवाल पे पंडित मुस्कुराया और बोला। बल्कि तुम तीनों इस समय ऊटी गांव के मंदिर में मौजूद हो। ऊटी गांव की शुरुआत मंदिर से होती है, लेकिन तुम लोग किस कारण ऊटी गांव आए हो? पंडित ने पूछा। दरअसल पंडित जी, हम तीनों यहाँ सैरो तफरीह के लिए आए हैं, सुनील ने वजह बताई। पंडित ने इस बात में सर हिलाया।
बालिक, इस समय आधी रात हो गई है, तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। गांव में एक छोटी सी सुराय है, वो भी इस समय बंद होगी, पंडित ने बताया। कोई बात नहीं पंडित जी, हम रात गाड़ी में गुजार लेंगे, आपका बहुत धन्यवाद। इस दफा रंजीत बोला। नहीं बालिक, तुम इस समय इस गांव में मेहमान हो और मेहमान के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तुम तीनों ऐसा करो, मेरा घर पास है, तुम वहाँ रात गुजारो और सुबह बस्ती में चले जाना। पंडित हमदर्दाना लहजे में बोला। नहीं पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद, हम आप पे बोझ नहीं बना चाहते। रोहित तेज लहजे में बोला। बोझ कैसा बालिक, सिर्फ आधी रात की तो बात है, सुबह वैसे ही तुम लोग बस्ती में चले जाओगे, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। चले, जैसे आपकी इच्छा, सुनील मुस्कुराते हुए बोला। आओ मेरे साथ, पंडित ने कहा और मंदिर की उतरती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी पहले से ही लॉक कर चुके थे। पंडित का घर मंदिर के पीछे ही था। ऊटी गांव का रास्ता दरख्तों के बीचों बीच बना हुआ था। लगता था गांव का सारा रास्ता कच्चा ही था। पंडित ने अपने घर का दरवाजा खोला। तुम तीनों यही सो जाओ और मैं मंदिर में सो जाऊंगा, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित जी, आप हमारे लिए इतना कष्ट मत उठाइए। अभी रंजीत ने इतना कहा कि पंडित ने कहा, कोई कष्ट नहीं, मुझे खुशी मिलेगी, अब तुम लोग मजे से सो जाओ। इतना कह के पंडित मंदिर की तरफ बढ़ गया। बड़ा अच्छा पंडित है यार, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, अपनी खोली एक रात के लिए हमारे हवाले कर गया, रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों एक जोरदार कहकहा लगा के हंस पड़े। रात 2:30 या 3 बजे का वक्त था जब अचानक सुनील की आंख खुली। वो एक नस्वानी चीख थी जिसने उसे उठने पे मजबूर किया। वो चटाई पे उठ के बैठा। पंडित का घर सिर्फ एक कमरा था जिसमें इकलौती खिड़की थी। फर्श पे चटाई बिछी थी और एक ट्रंक था जिसमें यकीनन पंडित के कपड़े वगैरह मौजूद होंगे। सुनील खिड़की के पास आया, छोटे छोटे पट खोले। सुनील ने उन पट के बाद बाहर देखा। अरे बाहर तो कुछ भी नहीं। फिर वो चीख किसकी थी? सुनील जमाई लेते हुए बोला। उसने खिड़की बंद की और दोबारा बिस्तर की तरफ बढ़ा। एक दफा फिर नस्वानी चीख ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो ठटक के रुका और दोबारा खिड़की के पास आया। उसने खिड़की का पट खोला तो वो हैरान रह गया और उसी हैरत ने उसके दिल की धड़कनों को तेज किया। सामने एक लड़की मुंह दूसरी तरफ किए खड़ी थी, यानी उसकी कमर सुनील की तरफ थी। सुनील ने देखा लड़की के सारे कपड़े फटे हुए थे। फिर सुनील ने अचानक एक खौफनाक मंजर देखा जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। न जाने कैसे लड़की की कमर से किसी खंजर की नोक निकल आई जो लड़की के जिस्म से निकलने वाले खून से नहाई हुई थी। लड़की लहरा के जमीन पे गिरी। मेरे भगवान, खौफ के बाद सुनील के मुंह से निकला। वो तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जो खिड़की से चंद फुट के फासले पे था। वो बदहासी में रंजीत और रोहित को उठाना भूल गया। वो जब बाहर आया तो वो लड़की वैसे ही जमीन पे पड़ी थी। अचानक सुनील के भागते कदम रुके। उसका जिस्म एकदम पसीने में नहाया। आंखें जैसे पथरा गई क्योंकि अब वो लड़की अचानक उठ के खड़ी हो गई। हालांकि खंजर की नोक अभी भी उसकी कमर से बाहर निकली नजर आ रही थी और चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। फिर फुर्ती से उस लड़की ने अपना दायां हाथ बाहर निकाला और उंगलियों के इशारे से सुनील को अपनी तरफ बुलाया। उसने देखा वो लड़की अचानक चल पड़ी। सुनील के कदम खुद ब खुद उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो लड़की चंद कदम चलने के बाद एक जगह रुकी। उस जगह पे हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। वो लड़की एक तरफ उंगली से इशारा करने लगी। सुनील ने उस तरफ देखा मगर वहाँ साफ जमीन के अलावा कुछ न था। इससे पहले कि लड़की कोई और इशारा करती, किसी ने अचानक सुनील के कंधे पे हाथ रखा। सुनील घबराहट के बाद तेजी से पलटा। पीछे रंजीत खड़ा था। क्या हुआ सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? रंजीत हैरान कुन लहजे में बोला। वो वहाँ। सुनील ने पीछे मुड़ के देखा तो हैरत से उसका इस्तकबाल किए खड़ी थी क्योंकि अब वहाँ दरख्तों के अलावा कुछ न था। अरे वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? किस लड़की के बारे में बात कर रहा है तू? रंजीत माथे पे शिकने डालते हुए बोला। अरे उस जगह एक लड़की थी। इतना कह के सुनील ने रंजीत को सारी बात बताई। तेरा वहम होगा और कुछ नहीं, रंजीत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ मारा। नहीं यार, ये वहम नहीं था। सुनील ने नफी में सर खिलाया। पता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ देर पहले लड़की थी। सुनील खोए लहजे में बोला। अरे पागल, ये सिर्फ तेरा वहम है। अगर यहाँ लड़की होती तो मुझे दिखाई देती। चल अब वापस चलते हैं, वैसे भी 2 घंटे के बाद सुबह होने वाली है, रंजीत ने कहा और सुनील का हाथ पकड़ के बोला। चल वापस चल। सुनील चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने पीछे मुड़ के देखा लेकिन अब वहाँ कुछ न था। रोहित 10 मिनट से सुनील पे हंस रहा था। पागल हो गया है क्या बेवकूफ? सुनील नाक फुलाकर गुस्से से बोला।
मुझे तेरी बात पे हंसी आ रही है। तूने एक लड़की देखी और फिर वो गायब हो गई। तूने हमें डराने के लिए अजीब कहानी सुनाई। मैं तुम लोगों को क्यों डराऊंगा? सुनील गुस्से से बोला। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने एक लड़की को देखा था जिसके पेट में अचानक खंजर लगा, वो जमीन पे गिरी। मैं जब पंडित के घर से निकला तो वो लड़की एकदम खड़ी हो गई। हालांकि खंजर उस वक्त भी उसके पेट में मौजूद था। वो फिर एक तरफ चल पड़ी और एक जगह रुक के मुझे इशारा देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, रंजीत वहाँ आया। मैंने रंजीत की तरफ देखा। मैंने जब दोबारा उस तरफ देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब थी। सुनील ने दोबारा रात वाली कहानी उनके सामने दोहरा दी। सुनील, अगर वहाँ कोई लड़की होती तो मुझे भी नजर आती। रंजीत ने सोहिद को साथ दिया। बाबूजी नाश्ता क्या करना पसंद करेंगे? एक छोटी सी उम्र का लड़का उन तीनों की चारपाई के करीब आके बोला। वो तीनों उस वक्त ऊटी गांव के छोटे से होटल में मौजूद थे। रंजीत ने उस लड़के को ऑर्डर दिया और वो लड़का अस्पात में सर हिला के चला गया। पंडित जी का भगवान भला करे, उन्होंने रात गुजारने के लिए हमें जगह दी, सुनील ने कहा। लेकिन आज दूसरी रात है, आज रहने के लिए गाँव में ही कोई जगह ढूंढ लेंगे, रोहित ने कहा। यार वो तो कर लेंगे, मगर सुनील तू हमें ये किस बोर गांव में ले आया? इस दफा सैर के लिए बड़ी बोर जगह चुनी तूने। अभी सुनील कुछ कहने वाला था कि रंजीत बीच में बोल पड़ा। मुझे तो किसी ने बताया था कि ये गांव बड़ी सुंदर जगह है। हाँ सुंदर है। वैसे किसने जगह को सुंदर कहा? रोहित तंज भरे लहजे में बोला। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, लड़का नाश्ता लेके आया। वो तीनों नाश्ता करने में मसरूफ हुए। नाश्ता करने के बाद तीनों ने गाँव देखने का प्रोग्राम बनाया। गांव में ज्यादातर कच्चे मकान थे। वो एक जगह बैठे। यार अब मसला रहने का है। यहाँ के जो ठाकुर साहिब है वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, उनके पास चलते हैं, बाकी वो रहने का बंदोबस्त कर लेंगे, रोहित बोला। थोड़ी देर के बाद वो तीनों ठाकुर की हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के बाहर पहरेदार बंदूक लिए खड़े थे। नमस्ते। वो तीनों एक गार्ड की तरफ बढ़े। नमस्ते जवाबन गार्ड बोला। हम शहर से आए हैं और ठाकुर साहिब से मिलना चाहते हैं। कोई काम है ठाकुर साहब से? गार्ड ने पूछा। जी हाँ, उनसे कहना शहर से दयानंद का बेटा आया है, सुनील ने कहा। तो गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। हवेली का छोटा दरवाजा खोल के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। ठाकुर साहिब आपकी रात तक रहे हैं, गार्ड ने कहा। तो तीनों गार्ड की रहनुमाई में हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने देखा हवेली के अंदर से काफी शानदार थी। एक तरफ घास का खूबसूरत कालीन बिछा था, दूसरी तरफ 3 चारपाइयां बिछी थी, जिनमें से 2 आमने सामने। दोनों चारपाइयों पे 7-8 आदमी बैठे हुए थे, जबकि तीसरी चारपाई उन दोनों चारपाइयों के सामने पड़ी थी और उसपे एक बारोब शख्सियत का मालिक, एक उधेड़ उम्र आदमी तकिए के सहारे बैठा, हुक्के की नाल मुंह से लगाए हुक्का पी रहा था। वो यकीनन गांव का ठाकुर था और उस तरफ बढ़े। नमस्ते ठाकुर साहिब। वो तीनों तकरीबन झुकते हुए बोले। ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला, बैठो। वो तीनों चारपाई पे बैठे। कैसे हो सुनील बेटे? ठाकुर मुस्कुराते हुए सुनील से मुखातिब हुआ। भगवान की कृपा है ठाकुर साहिब। तुम्हारे पिता का क्या हाल है? ठाकुर ने पूछा। वो भी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है। नाश्ता वगैरह किया? जी ठाकुर साहिब, थोड़ी देर पहले गांव के एक होटल से हमने नाश्ता किया। ये तो तुमने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। तुम लोग हमारे गांव में आए और नाश्ता होटल में किया। ये हमारी मेहमान नवाजी के खिलाफ है, ठाकुर ने कहा। तो सुनील मुस्कुरा दिया। तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान हैं। कॉलेज के जमाने में हम अगच्छे रहे, उसके बाद मैं तो पुरखू की जमीन संभालने लगा। पिताजी का तो बहुत पहले देहांत हुआ। बड़े बरस बीत गए तुम्हारे पिता से मिले हुए। ठाकुर बीती हुई यादों में खोते हुए बोला। तो आप कभी शहर चक्कर लगाएं ताकि हमें भी आपकी सेवा का मौका मिले। बस बेटा, गांव की सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे हैं। गांव वाले आपसे प्रेम करते हैं ठाकुर साहिब, सुनील ने कहा। हाँ बेटा, गांव वाले वाकई हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, भोजन पे बाकी बातें होंगी। रात की तारीकी गांव पे पूरी तरह मुसल्लत थी। पूरे गांव में खामोशी ने मुकम्मल तौर पे बसेरा किया हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद के मजे लौट रहे थे। गांव देहात में वैसे भी रात के वक्त सन्नाटा छाया जाता है। एक निकाबपोश अंधेरी रात की परवाह किए बगैर गांव की गली में पैदल चला जा रहा था। उसके कंधे पे एक बेहोश लड़की थी, जिसकी दोनों बाहें नीचे की तरफ झूल रही थी। उस निकाबपोश की उकाबी आंखें एक गिद्ध का जायजा ले रही थी। कंधे पे लड़की की आंखें एक झटके से खुली। जल्दी उसने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। छोड़ दो मुझे, वो चीखते हुए बोली, लेकिन उस निकाबपोश पे कोई असर न हुआ। अचानक उस लड़की ने निकाबपोश की कमर पे मुक्कू की बुछार कर दी, मगर उस आदमी पे कोई असर न हुआ।
जब लड़की की ये तरकीब नाकाम हुई तो वो अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। उसके दोनों पैर बार बार निकाब पोश के पेड़ पे लग रहे थे। तंग आके निकाब पोश ने उसे जमीन पे पढ़ा। जमीन पे गिरते ही लड़की ने एक जोरदार चीख मारी। देखो मुझे छोड़ दो, लड़की दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली। निकाबपोश उसे पकड़ने के लिए दोबारा आगे बढ़ा। लड़की ने जमीन पे पड़ा ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाया जो उसके पास ही पड़ा था। वो टुकड़ा लड़की ने उस निकाबपोश के सर पे दे मारा। निकाबपोश उसने एक जोरदार चीख मारी। लड़की ने मौका गनीमत जाना वो उठी। उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। वो भागी जा रही थी और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो जानती थी कि अगर वो दोबारा निकाबपोश के हाथों में आई तो उसका हाल क्या होगा। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेगी। आए दिन गांव में रात को कोई न कोई लड़की गायब हो जाती थी जिसकी इज्जत पमाल करके गांव की गलियों में फेंक दिया जाता। जल्दी दूर से उसे अपना घर दिखाई दिया जो लम्हे पे लम्हे करीब होता जा रहा था। उस लड़की की भागने की रफ्तार मजीद बढ़ गई। अचानक भागते भागते वो ठटक के रुकी क्योंकि निकाबपोश अचानक उसके सामने खड़ा हुआ। उस लड़की का दिल बड़ी तेजी से धक धक कर रहा था, ऐसे जैसे अभी पसलियां तोड़ के बाहर निकल आएगा। निकाबपोश निकाब के पीछे मुस्कुरा रहा था। ये अंदाजा उस लड़की ने निकाबपोश की आंखों से लगाया था। निकाबपोश आगे बढ़ा। लड़की एकदम उड़ी। उसने एक मरतबा फिर भागना शुरू किया। जल्दी निकाबपोश ने उसे दोबारा पकड़ा। हरामजादी, मुझ पे हमला करती है। इतना कह के उस निकाबपोश ने एक जोरदार थप्पड़ लड़की के चेहरे पे मारा। थप्पड़ जोरदार था जिसकी वजह से लड़की का सर चकराने लगा। वो लड़की लहराई और जमीन पे जा गिरी। निकाबपोश ने आगे बढ़ के उस लड़की को उठाया और दोबारा कंधे पे लाद दिया। फिजा में एक जोरदार आवाज गूंजी और कबूतर बेबसी से पर मारता हुआ जमीन पे गिर गया। वो मारा, सुनील खुशी से चीखा। तू तो बड़ा निशानेबाज है। गांव की कवारी लड़कियां उन्हें गुस्से से घूर रही थी। बज़ाहिर उन्हें सुनील का कबूतर को मारना पसंद नहीं आया था। यार ये तो बड़े गुस्से में लग रही हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा। लगता है तूने उड़ते हुए पंछी को मार गिराया इसलिए तेरे ऊपर नाराज है। रंजीत ने सुनील को आगाह किया, लेकिन सुनील हैरानगी से उन लड़कियों को देख रहा था। उसकी आंखों की दिलचस्पी सिर्फ एक लड़की थी जिसने दुपट्टे को दांतों में दबाया हुआ था। रोहित की बात ठीक है। रंजीत ने रोहित का साथ दिया। अब तो गांव सुंदर हो गया। पहले तो तुम दोनों इस गांव को बड़ा बोर कह रहे थे। सुनील मसनूई गुस्से से बोला। इंसान का इरादा बदलने में कहाँ देर लगती है, रंजीत ने कहा। तो सुनील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लगता है पास ही यहाँ नदी या कुआं है जिससे लड़कियां पानी भर के ले जाती हैं। सुनील ने इरादा जाहिर किया। जाहिरी बात है नदी में नहाया न जाए। ख्याल तो अच्छा है। सुनील ने उसका साथ दिया। चलो फिर चलते हैं। रंजीत कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तीनों उस वक्त ठाकुर के डेरे पे चले गए। एक तरफ ठाकुर का खास आदमी जीरा भैंसों को चारा डाल रहा था। वो जीरे की तरफ बढ़े। जीरे, सुनील जीरे से मुखातिब हुआ। जी सुनील बाबू। जीरा सुनील की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या यहाँ पास कोई नदी है? सुनील बाबू, यहाँ डेरे के पीछे एक झील है। जीरे ने बचाया। जीरे, हम नहाना चाहते हैं और उस झील तक तुम छोड़ आओ, सुनील ने कहा। जी अच्छा। जीरे ने इस बात में सर खिलाया। अभी वो जाने के पर तोल ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दिया जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा वो ठाकुर का दूसरा खास आदमी था। जीरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। रंगा खैरियत तो है ना? जीरे ने पूछा। रंगे का सांस काफी फूला हुआ था। वो रुक के गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो दीनू काकी की बेटी की लाश मिली है। रंगा खखलाया। क्या? जीरा हैरत से चिल्लाया। ठाकुर साहिब ने तुम्हें याद किया है। चलो, जीरे ने कहा। फिर वो मुड़ा और सुनील से मुखातिब होते हुए बोला। सुनील बाबू, मैं ठाकुर साहिब के पास जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, सुनील तेज लहजे में बोला। जीरा और रंगा तेजी से एक तरफ बनी पगडंडी की तरफ बढ़े। उन तीनों ने भी उनका साथ दिया। वो गांव के चौराहे पे पहुंची तो वहाँ लोगों का काफी हुजूम लगा हुआ था। जीरा और रंगा लोगों का हुजूम चीरते हुए आगे निकल आए। वहाँ जमीन पे एक खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा वजूद सफेद कपड़े से ढांपा गया था सिवाय चेहरे के तासुरात से महसूस हो रहा था कि लड़की के साथ ज्यादती की गई है। एक तरफ ठाकुर खड़ा था जो इस मंजर को हैरानगी से देख रहा था। एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद थे जो मौके की कार्रवाई कर रहे थे। उस लड़की के माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे। उन बेचारों की तो दुनिया लुट गई थी। ठाकुर साहिब, मुझे अब इस लड़की की डेड बॉडी उठवाना होगी ताकि मैं पोस्टमार्टम करा सकूं। इंस्पेक्टर ठाकुर से मुखातिब होते हुए बोला। ठीक है इंस्पेक्टर साहिब, आप अपना काम करें। उस लड़की की माँ चीखी। नहीं, किसी जालिम ने मेरी बच्ची की हत्या की। अब तुम
तुम इसके जिस्म की चीर फाड़ करोगे। देखिए, अगर पोस्टमार्टम हुआ तो आपके बेटे के हत्यारे के बारे में शायद कुछ पता चल सके। इंस्पेक्टर ने उस लड़की की मां को समझाते हुए कहा, इससे पहले भी तो तुम्हें 3 लड़कियों की लाशें ऐसे मिली थी, उनके शरीर की भी तुमने चीर-फाड़ की, मगर तुम्हें कोई उपाय ना मिला। इस दफा लड़की का बाप बोला, देखिए दीनू काका, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, मगर मेरी ये ड्यूटी है। इंस्पेक्टर बेबसी के आलम में बोला, आप ही समझाइए ने ठाकुर साहिब। धीरज रखो दीनू, इंस्पेक्टर साहिब को अपना काम करने दो। आज शाम को पंचायत में इस समस्या का कोई न कोई हल निकलेगा। ठाकुर ने दीनू को समझाया। दीनू बेचारा रोने के सिवा क्या कर सकता था। उस लड़की की लाश उठवाएगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम कम होने लगा। ठाकुर खुद दीनू और उसकी पत्नी को घर छोड़ के आया। काफी देर वलासे देने के बाद ठाकुर दीनू के घर से बाहर आया। सुनील, रोहित और रंजीत भी ठाकुर के साथ थे। ये क्या माजरा है ठाकुर साहिब? बस क्या बताऊं, इससे पहले भी 3 लड़कियों का अपहरण हुआ है। कोई उनके जिस्म से खेलता है और फिर उनकी हत्या करके ऐसे फेंक देता है। पता नहीं वो रावण कौन है जो फूल जैसी लड़कियों के साथ इतना बेरहनुमाना काम करता है। ठाकुर अफसुर्दा लहजे में बोला, तो पुलिस कुछ करती नहीं क्या? सुनील के लहजे में हैरानगी थी। बस पुलिस की कुछ न पूछो, ये इंस्पेक्टर सीधा पोस्टमार्टम का कह के लाश ले जाता है, करता कुछ नहीं। बस मुफ्त में सरकारी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, ठाकुर बोला। ठाकुर साहिब, हत्यारा लड़कियों का अपहरण किस समय करता है? रंजीत ने किसी ख्याल के तहत पूछा। रात के समय, ठाकुर ने कहा। गांव का चौकीदार नहीं है? सुनील ने पूछा। नहीं, यही कारण है ठाकुर साहिब लड़कियों के अपहरण का। अगर कोई चौकीदार हो तो वो पापी ऐसा ना करेगा। शाम को पंचायत में इसका कोई न कोई उपाय तो जरूर निकलेगा, ठाकुर ने कहा तो तीनों ने इस बात में सर हिलाया। शाम को गांव के चौराहे पे पंचायत बैठ गई। ठाकुर साहिब, ये कैसा अकाल है? हमारी नौजवान लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। दीनू रोते हुए बोला, ये वाकई अन्याय है ठाकुर साहिब। एक और बूढ़ा बोला, वो भी शायद इसी जुल्म ज्यादती का शिकार था। तुम लोग धीरज रखो। ठाकुर साहिब, हम धीरज कैसे रख सकते हैं? हमारी नौजवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहिब, क्या किया जाए? ठाकुर एक तरफ बैठे इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। सुनील, रंजीत और रोहित भी वहीं मौजूद थे। ठाकुर की चारपाई के पीछे रंगा और जीरा खड़े थे। ठाकुर, मैंने शहर में रिपोर्ट लिख के भेज दी है। मेरे पास कांस्टेबल कम है, वो मजीद 4-5 कांस्टेबल भेजेंगे जो रोजाना रात के समय गांव की गलियों में चक्कर लगाया करेंगे, इंस्पेक्टर ने बताया। आज मैं खुद गांव की गलियों में चक्कर लगाऊंगा। आज नहीं तो कल वो पापी हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहिब आपका, ठाकुर साहिब मुस्कुराते हुए बोले। धन्यवाद काहे का ठाकुर साहिब, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोग चिंता न करें इंस्पेक्टर साहिब, अब गांव की गलियों में रात के समय पहरा देंगे। भगवान की कृपा से वो पापी जरूर मिल जाएगा। ठाकुर वहाँ बैठे लोगों से मुखातिब हुआ। आप लोग कुछ मुतमिन नजर आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद लोग वहाँ से उठने लगे। ठाकुर एक तरफ भक्की की तरफ बढ़ा। सुनील बाबू, यहाँ मेरा पास ही घर है, वहाँ चलते हैं, जीरे ने कहा। चलो, हम लोग तो वैसे भी यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हैं, सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं ठाकुर साहिब को बता के आता हूँ। इतना कह के जीरा तेज से कदम उठाता हुआ ठाकुर की तरफ बढ़ा। उन तीनों ने देखा गांव में ज्यादा मकान कच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे। चले सुनील बाबू, जीरा उनके पास आके बोला। हाँ चलो, सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो जीरा एक तरफ बढ़ा। तीनों उसकी पैरवी में उसके पीछे चलने लगे। जीरा दीनू काका की एक सिर्फ बेटी थी। सुनील ने पूछा। एक बेटा भी है जो शहर में काम करता है, जीरे ने बताया। चलो ठीक है, फिर मैं समझा शायद बेचारों का बेटी के अलावा कोई नहीं, सुनील हमदर्दाना लहजे में बोला। जवाबन जीरा कुछ न बोला। जीरा आगे पीछे फैले घरों के बारे में उन्हें बताने लगा। अचानक सुनील की नजर एक घर के पास खड़ी लड़की पे पड़ी तो वो चौंक उठा। संजना, वो बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने सुनील बाबू? जीरा चौंकते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं। सुनील हकलाया। वो लड़की एक मकान के दरवाजे के पास खड़की किसी औरत से बातें कर रही थी। उस लड़की की नजर सुनील पे पड़ी तो वो तेजी से उस मकान में दाखिल हो गई। ये घर किसका है? सुनील ने उस घर के बारे में पूछा जिस घर में वो लड़की दाखिल हुई थी। यही तो मेरा घर है सुनील बाबू, जीरे ने बताया। सुनील हैरानगी से जीरे का मुंह तकने लगा। वो चारों उस मकान के सामने आके रुके। आप 1 मिनट इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ, इतना कह के जीरा मकान के अंदर दाखिल हुआ। सुनील, ये वही लड़की थी जो सुबह ठाकुर साहिब के डेरे के पास से गुजरी थी, जो तुम्हें बड़ी गहरी नजरों से घूर रही थी। रोहित बगूर सुनील की तरफ देखते हुए बोला। पता नहीं। सुनील रोहित की तरफ देखते हुए बोला।
मुझे तो ये वही लड़की लगती है, रोहित ने कहा। तुम अंदाजे से कह रहे हो, जबकि मैं कहता हूँ 100% वही लड़की है। एक तरफ खड़ा रंजीत बोला, उसका लहजा पोता था। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, जीरे ने एक तरफ बने बैठक का दरवाजा खोला। पधारिए, जीरे ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों मुस्कुराते हुए बैठक में दाखिल हुए। मैं ये काम नहीं कर सकती। उस छोटे से मकान से एक लड़की की लरजती आवाज सुनाई दी। तुझे ये काम करना होगा मूर्ख, वरना मैं तेरी आत्मा को बहुत तड़पाऊंगा। इस दफा एक सर्द मर्दाना आवाज थी। तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करूँगी। लड़की की आवाज में गुस्सा शामिल था। तो तू मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगी। इस दफा मर्दाना आवाज में गुस्सा और तंज दोनों शामिल थे। देख जालिम पापी, तूने पहले ही मुझ पे बहुत अत्याचार किया, अब और अन्याय मत कर। लड़की का लहजा मिन्नत भरा था। इसमें सारी गलती तेरी है, मुस्कुराहट के साथ शैतानी भरे लहजे में कहा गया। इसमें मेरा दोष है। लड़की के लहजे में हैरानगी शामिल थी। भगवान से डर जालिम पापी, लड़की बोली। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मर्दाना आवाज में केखा शामिल था। तू मेरे सामने कुछ ज्यादा ही अकर रही है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर इस मकान में कुछ देर खामोशी छा गई। लड़की की दिलखराज चीहू ने उस खामोशी को तोड़ा। बस कर पापी, बस कर। लड़की की आवाज कुर्बनाक थी। वो मकान मर्दाना कहकहू से गूंज उठा। रोहित कमरे में बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। वो उस वक्त ठाकुर के मेहमान खाने में मौजूद एक कुर्सी पे बैठा था। वो किसी गहरी सोच में गुम था। सुनील और रंजीत सामने पड़ी चारपाइयों पे गहरी नींद के मजे लौट रहे थे। कोई बात तो है जो सुनील हमसे छुपा रहा है, रोहित बड़बड़ाया। उसने आखिरी सिगरेट का कश जमीन पे फेंका और अपनी जूती से मसल दिया। वो उठा, कमरे में टहलने लगा। कमरे में वो कुछ घुटन महसूस कर रहा था। वो कमरे से बाहर आया। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बाहर रंगा चीरा और 3-4 आदमी बैठे थे। दूसरी तरफ सुनील की गाड़ी खड़ी थी। चांद की चांदनी हर तरफ फैली थी। वो हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। खैरियत तो है रोहित बाबू, आप इस समय तक जाग रहे हैं? रोहित से रंगा मुखातिब हुआ। बस रंगा, नींद नहीं आ रही तो यहाँ हमारे पास आके बैठ जाइए। नहीं धन्यवाद, मैं जरा हवेली से बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ। रोहित ने कहा। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उस समय बाहर हवेली से खतरा भी हो सकता है रोहित बाबू, रंगा ने उसे आगाह किया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस हवेली के पास रहूंगा, रोहित ने कहा। ठीक है रोहित बाबू, जैसे आपकी इच्छा, मगर ज्यादा दूर मत जाइएगा, रंगा ने कहा। तो रोहित ने इस बात में सर हिलाया। रोहित उसने देखा बाहर मुकम्मल तौर पे खामोशी छाई थी। आगे पीछे के कच्चे मकान सन्नाटे में डूबे हुए थे। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त था। रोहित आगे बढ़ता रहा। वो हवेली से काफी दूर निकल आया। अचानक उसे अपने पीछे गोरू के टापू की आवाज सुनाई दी। वो हैरानगी से तेजी से घूमा। काफी दूर उसे एक आदमी घोड़े पे बैठा नजर आया जो उसकी तरफ आ रहा था। घोड़ा जब करीब पहुंचा तो रोहित ने देखा वो एक कांस्टेबल था जो घोड़े पे बैठा था। कौन हो तुम? मैं रोहित हूँ, रोहित ने कहा। ठाकुर साहब का मेहमान, मैंने आपको पंचायत में देखा था। कांस्टेबल एकदम तुमसे आप पे आया। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जरा घूमने फिरने के लिए आया था, रोहित ने बताया। रात के इस समय? कांस्टेबल चौंका। दरअसल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर टहलने के लिए आ गया, रोहित ने बताया। ये टहलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे ठाकुर साहिब का कोई आदमी आपके साथ नहीं आया? कांस्टेबल के लहजे में अब हैरत आया थी। नहीं, रंगा तो मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैंने मना किया। आप हवेली वापस चले जाइए। आप तो जानते होंगे कि लड़कियों का अपहरण रोज होता है। कहीं कोई किडनैपर आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाबन कांस्टेबल भी मुस्कुरा दिया और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े ने एक तरफ भागना शुरू किया। जब घोड़ा नजर से ओझल हुआ तो रोहित वापसी के लिए मुड़ गया। अचानक रोहित को अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दी। रोहित चौंकते हुए वापस मुड़ा, लेकिन पीछे कोई न था। वो दोबारा घुमा, वापसी के रास्ते पे चल पड़ा। एक मरतबा फिर पायल की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो दोबारा रुका और तेजी से घुमा। पीछे का मंजर देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक लड़की जिसके चेहरे पे काले रंग का निकाब था उसकी तरफ आ रही थी। पायल की तेज आवाज उसके पैरों में मौजूद थी। वो रोहित के करीब आके रुकी। कौन हो तुम? रोहित हकलाया। मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ, लड़की की घबराई हुई आवाज रोहित के कानों में पड़ी। मुसीबत ज़दा लड़की? रोहित ने हैरानगी से लड़की के अल्फाज दोहराए। रोहित ने लड़की की खूबसूरत आंखों में झांका जो निकाब की कैद से आजाद थी, तो उसे एक जोरदार झटका लगा। मेरे पीछे आओ। अचानक लड़की का लहजा सख्त था। ठीक है, रोहित ऐसे बोल रहा था जैसे वो नींद में हो।
लड़की एक तरफ चलने लगी। रोहित भी किसी फरमाबरदार रिपोर्ट की तरह लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक किसी ने पीछे से रोहित के कंधे पे हाथ रखा। रोहित तेजी से घूमा। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी की जहर की गिरफ्त से आजाद हुआ हो। उसने देखा पीछे सुनील, रंजीत और रंगा और जीरा खड़े थे। सुनील और रंजीत हैरानगी से रोहित की तरफ देख रहे थे। तू कहाँ जा रहा था? वो लड़की? कौन सी लड़की? सुनील लड़की के जिक्र पे चौंका। वो अभी मेरे पास खड़ी थी, रोहित खोए खोए लहजे में बोला। पास खड़ी थी? सुनील ने हैरानगी से लफ्ज दोहराया। मगर तू अकेला ही चला जा रहा था? हाँ सुनील बाबू, अब ठीक कह रहे हैं। कहीं तुझे भी सुनील की बीमारी तो नहीं लग गई? ये भी उस दिन किसी लड़की का जिक्र कर रहा था जो कि अचानक गायब हो गई। नहीं, मेरा विश्वास करो, वाकई निकाबपोश लड़की थी जो मुझे इसी तरफ ले जा रही थी। उस दिन मेरा तो विश्वास नहीं कर रहा था, अब खुद लड़की की रट लगा रखी है। सुनील तंजिया लहजे में बोला। रोहित सिवाय खामोशी के क्या कर सकता था? वो बार बार पीछे ही पीछे मुड़ के देख रहा था। गांव में सुबह के आगाज का मंजर बड़ा दिलफरेब और खुशगवार होता है। ठंडी ठंडी सेहतबख्श हवाएं, आसमान पे खुराक की तलाश में उगोल की शक्ल में उड़ते परिंदे, खेतों की तरफ जाते किसान, नदी में नहाते बच्चे। आज वो नदी के पास मौजूद एक दरख्त पे चढ़ के पत्तू की ओर में छुपा हुआ था। गांव की नौजवान लड़कियां नदी से पानी भरने के लिए आ रही थी। वो बार बार बाहर आने वाली लड़की की तरफ देख रहा था, मगर उसकी नजरें जिस लड़की का इंतजार कर रही थी वो अभी तक नहीं आई थी। आपस में बातें करती लड़कियां उस दरख्त के पास से गुजरकर नदी की तरफ चली जाती। जिस दरख्त पे वो छुपा बैठा था, वो लड़कियां नदी से घरा बढ़ती और वापस चली जाती। अब तो सूरज भी निकल आया था। नदी की तरफ आने वाली लड़कियों की तादाद भी कम हो गई थी, लेकिन उस लड़की का दूर दूर तक नामो निशान न था। मायूसी उसके चेहरे पे छाने लगी। अब नदी बिल्कुल खाली थी। जब मायूसी की चादर ने उस पे कुछ जरा असर नहीं डाला तो उसने दरख्त से उतरने का इरादा किया। अभी वो दरख्त से उतरने ही लगा था कि उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसे दूर से उसी तरफ आती एक लड़की नजर आई जो उसी की तरफ आ रही थी। उसने चेहरे पे फतेह का जोश, मुस्कुराहट बन के छाया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की करीब आई तो वो लड़की वही थी जिसका वो मुंतजिर था। वो लड़की गुमसुम सी बगल में घड़ा दबाए उस दरख्त के पास से गुजरी। सुनील ने दरख्त से छलांग लगाई। वो लड़की चौंकते हुए घूमी और अपने सामने सुनील को देख के हैरान हुई। तुम? वो हैरानगी से बोली और फिर एकदम संभलते हुए बोली, कौन हो तुम? उस लड़की की अदाकारी पे सुनील बेख्तियार मुस्कुराया। नादान मत बनो संजना, एक्टिंग मत करो। सुनील संजीदा लहजे में बोला, देखिए मैं आपको वाकई नहीं जानती। देखो संजना, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। बोलो वो कहाँ है? सुनील बोला, कौन कहाँ है? देखिए परेशान तो आप मुझे कर रहे हैं। अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं अपने भाई को आवाज दूंगी। वो पास ही ठाकुर के डेरे पे मौजूद है, ठीक है? बुलाओ फिर उसे, उसके सामने ही बात हो जाए। देखिए मैं मुनाशी के बारे में कुछ नहीं जानती। संजना के अल्फाज दरमियान में रह गए। सुनील एक बार फिर मुस्कुराया। संजना अनजाने में वो बात कह गई जो सुनील कहना चाहता था। बस मैं यही सुनना चाहता था। सुनील हंसा और संजना भी हंस पड़ी। कैसे हो सुनील? संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने बिल्कुल खट्टा कट्टा खड़ा हूँ, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ कैसे आना हुआ? संजना ने पूछा। कारण तुम जानती हो, सुनील ने कहा। मोनाक्षी कहाँ है? मोनाक्षी? बहुत समय हुए मैं मोनाक्षी से नहीं मिली। देखो अनजान बनने की कोशिश मत करो। मोनाक्षी के माता पिता ने बताया कि वो कुछ दिन पहले तुमसे मिलने तुम्हारे गाँव आई है और वो कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह के आएगी। अब बताओ वो कहाँ है? वो इतना कह के संजना रोने लगी। संजना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुनील हैरानगी से बोला। परेशान की वजह उसका दिल धक धक करने लगा। संजना जवाब देने की बजाय सिर्फ रोई जा रही थी। देखो संजना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज बताओ मोनाक्षी कहाँ है? सुनील भी बराई हुई आवाज में बोला। वो संजना बस्तूर रोते हुए बोली, वो यहाँ आई थी परंतु क्या? संजना तुम ये रोना बंद करो, सुनील बेजार लहजे में बोला। ऐसा संजना का रोना कब हुआ? वो मेरे पास यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई। हम दोनों बहुत खुश थी। मैंने उसे सारे गाँव की सैर कराई। हमने बहुत एंजॉय किया। परंतु उस रात जब मेरी आँख खुली तो अपनी चारपाई पे मौजूद ना थी। मैंने भैया और बाबू को जगाया। वो सब बाहर निकले परंतु वो नाकाम लौटे। वो हत्यारा मोनाक्षी को ले गया। संजना ने एक बार फिर रोना शुरू किया। सुनील हैरत से रोती हुई संजना का मुंह तके जा रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुनील कोई लहजे में बोला। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले और फिर वो लकीर बांध के उसके गालों पे फैल गए। भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने की बारी सुनील की थी। मैं उस सरिंदे को छोड़ूंगा नहीं, सुनील गुस्से से चीखा।
गांव का कोई भी वासी ये नहीं जानता कि वो पापी कौन है जो रात के समय लड़कियों का अपहरण करके उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सुनील की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मैं चलती हूँ सुनील, बापू घर में चिंता कर रहे होंगे, अपना ख्याल रखना। संजना ने उसके हाथों पे अपना हाथ रखा तो जवाबन सुनील ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाई। संजना ने अपना गुरिंदे से भरा वापस चली गई। सुनील जमीन पे बैठा, उसे मोनाक्षी की यादों ने अपने घेरे में ले लिया था। मोनाक्षी उसकी मोहब्बत थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन की ये मोहब्बत जवानी में और रंग पकड़ गई और वो ख्वाबों ही ख्वाबों में शादी के सपने देखने लगे। सुनील और मोनाक्षी का कॉलेज अलग अलग था। सुनील के दोस्त और मोनाक्षी की सहेलियां दोनों मोहब्बत की आगाज से वाकिफ थी, मगर मोनाक्षी की सहेलियों से नावाकिफ थे, इसलिए वो संजना को देख के चौंके नहीं थे। शादी के सपने अब टूट के चकनाचूर हो गए थे। काफी देर वो उन सपनों में खोया रहा। फिर सूरज की तेज किरणों ने उसे ख्याल की झुरमट से बाहर निकाला। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और दोबारा ठाकुर की हवेली का रुख किया। अचानक उसकी नजर जमीन पे पड़ी, एक चीज पे पड़ी। वो चौंका। उसने आगे बढ़ के वो चीज उठाई। वो एक जनाना कांटा था जो यकीनन किसी लड़की का था। ये कांटा किसी ख्याल के तहत वो तेजी से घुमा। फिर तो उसकी हैरत का क्या पूछना, कहीं लड़कियों का रेप तो नहीं किया जाता। वो बड़बड़ाया। फिर कुछ सोच के वो आगे बढ़ा। वो हवेली में मौजूद मेहमान खाने में पहुंचा तो उसके दोस्त उसकी रात तक रहे थे। तुम सुबह तक कहाँ गायब थे? रोहित ने पूछा। मैं एक जरूरी काम से क्या हुआ था, सुनील ने कहा। जरूरी काम? रोहित हैरान हुआ। इस गांव में तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ा जो हम नहीं जानते? ठीक है रोहित, मैं तुम दोनों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ सच बता दूंगा। इतना कह के सुनील सांस लेने के लिए रुका और फिर तो कुफ्फ के बाद बोला, मैं दरअसल इस गांव में मोनाक्षी को ढूंढने आया था। मोनाक्षी को? इस दफा रंजीत हैरानगी से बोला। वो यहाँ क्या करने आई थी? उसकी एक सहेली यहाँ रहती थी, सुनील ने बताया। उसका नाम संजना है। वो और मोनाक्षी दोनों कॉलेज में अगट्ठी पढ़ती थी, इसलिए मोनाक्षी उससे मिलने यहाँ आई। हाँ, कई दिन हो गए थे मगर मोनाक्षी वापस नहीं लौटी। मैंने उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अभी ऊटी गांव से नहीं आए, इसलिए मैं तुम दोनों को लेके इस गांव में आया। ऊपर से ठाकुर साहिब मेरे पिता के खास दोस्त हैं, इस कारण रहने की समस्या हल हो गई। इतना कह के सुनील ने बाकी बात भी उन्हें बता दी। उन दोनों की आंखें भी अश्कबार हो गई। ये तो बड़ी दुख की बात है, रोहित बढ़ाई हुई आवाज में बोला। वो जो कोई भी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से के आलम में बोला। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, रोहित और रंजीत एक जुबान होके बोले। थैंक यू, सुनील खुशी के आलम में बोला। अब हम तीनों को इंस्पेक्टर की मदद लेना होगी, सुनील ने कहा। तो फिर चलो अभी इंस्पेक्टर साहिब से बात करते हैं, रंजीत बोला। तीनों उठ खड़े हुए। जल्दी वो गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उन तीनों ने इंस्पेक्टर को प्रणाम किया। बैठिए, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहिब, आप हमें तो जानते होंगे, सुनील ने बैठते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। जी जी बिल्कुल, ठाकुर साहिब के मेहमान हैं आप लोग, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहिब, क्या लड़कियों का किडनैपर आपके हाथ लगा? सुनील ने पहला सवाल किया। नहीं सुनील साहिब, अभी तो हम अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं। जब से मैंने कांस्टेबल्स की ड्यूटी रात के समय लगाई तब से वो अपराधी न जाने किस बल में छुप गया है, इंस्पेक्टर ने बताया। चले आपकी सिक्योरिटी के कारण वो अपराधी अपने समल से तो बाज आया, परंतु एक बात है इंस्पेक्टर साहिब, इतना कह के सुनील रुका। वो क्या? अगर शेर का शिकार करना हो तो जाल तो बिछाना ही पड़ता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब सीधा साधा है इंस्पेक्टर साहिब, अगर रात की सिक्योरिटी की ऐसी सख्त रही तो वो अपराधी कभी भी आपके हाथ नहीं लगेगा, सुनील ने कहा। तो फिर क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। आप कुछ दिनों के लिए सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे बंद करें। गांव में किसी तरह ये ऐलान करवाएं कि वो अपराधी अपनी हरकतों से बाज आया, इसलिए रात की सिक्योरिटी खत्म कर दी गई, सुनील ने कहा। ऐसे तो वो अपराधी फिर गांव की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। यही तो असल प्लान है इंस्पेक्टर साहिब। जिस तरह भूख पूरी करने के लिए चूहा अपने बल से बाहर निकलता है, ऐसे ही वो अपराधी भी अपनी हवस की आग के हाथों मजबूर होके अपने बिल से बाहर निकलेगा और फिर हम लोग उसे पकड़ लेंगे। फर्क ये होगा कि सिक्योरिटी वाला प्लान जरा चेंज हो जाएगा, सिक्योरिटी खुफिया तौर पे होगी। प्लान तो आपका वाकई अच्छा है सुनील बाबू, ऐसे वो अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस बात की भनक किसी के कानों में ना पड़े, सुनील ने कहा। आप चिंता न करें, इंस्पेक्टर जोश के आलम में बोला। इंस्पेक्टर साहिब, हम भी इस मुहिम में आपके साथ होंगे। जरूर जरूर, अगर अपराधी पकड़ा गया तो इस केस का सेहरा आपके सर होगा।
नहीं इंस्पेक्टर साहिब, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो अपराधी पकड़ा जाए और घर उजड़ने से बच जाए, क्योंकि जवान बेटी की इज्जत लुट जाए तो माता पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। सुनील पराई हुई आवाज में बोला, इंस्पेक्टर साहिब, मुझे एक कांटा मिला है जो किसी लड़की का है। क्या आप उसे देख के बता सकते हैं कि ये कांटा किसका है? सुनील ने जेब से एक और कांटा निकाल के मेज पे रखा। इंस्पेक्टर चौंका और तेजी से कांटे को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसने वो कांटा मेज पे रखा और मेज की दराज खोल के उसमें से बिल्कुल उसी तरह का एक कांटा निकाल के मेज पे रखा। अब चौंकने की बारी उन तीनों की थी। ये कांटा दीनू काका की बेटी का है। आखिरी लाश हमें उसकी मिली, इंस्पेक्टर ने बताया। सुनील के मुंह से अचानक चीख मिली। तो फिर क्या सुनील बाबू? इंस्पेक्टर भी हैरान हुआ। इंस्पेक्टर साहिब, लगता है मैं अपराधी को पहचान चुका हूँ, सुनील ने अजीब सी बात कही। क्या? इंस्पेक्टर जैसे चिल्लाया। रंजीत और रोहित ने भी कम हैरत ना जाहिर की। वो हैरानगी से सुनील की तरफ देखने लगे। कौन है वो? इंस्पेक्टर की बेचैनी आसमान से बातें कर रही थी। अभी नहीं इंस्पेक्टर साहिब, हम सबूत के साथ उस अपराधी को पकड़ेंगे। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, फिर भी आप बताइए तो सही, आपको किस पे शक है? इंस्पेक्टर के लहजे में अब भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर साहिब, अभी सिर्फ अंदाजे हैं, हो सकता है वो गलत हो जाएं, फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सुनील माजरत हाँ लहजे में बोला। ठीक है सुनील बाबू, जैसे आपकी इच्छा। मैं किसी न किसी तरह ये खबर आप तक पहुंचा दूंगा कि मैंने गांव में ऐलान करा दिया है, इंस्पेक्टर हार मानते हुए बोला। ओके इंस्पेक्टर साहिब, फिर हम चलते हैं, सुनील ने उठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहिब, एक बार रह गई है। वो क्या? आपके पास किसी मनाक्षी लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई? सुनील ने पूछा। जी हाँ, ठाकुर के खास आदमी जीरा ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु अफसोस कि अभी तक उस लड़की की लाश ना मिली, इंस्पेक्टर ने बताया। ओके थैंक यू, अब हम चलते हैं, सुनील ने कहा। उसके दोनों साथी ने इंस्पेक्टर से मुसाफा किया और थाने से बाहर निकल आए। वो आदमी रात के अंधेरे में फिर चेहरे पे निकाब डाले अजपी ठिकार की तलाश में निकला। पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो शायद अपनी भूख काफी दिनों से मिटा नहीं पाया था, लेकिन कुछ दिनों से पुलिस का पहरा खत्म हो चुका था। वो एक मकान के सामने रुका। वो मकान गाड़े और ईंटों से बना था। उसने गर्दन उठा के मकान की दीवार का जायजा लिया। मकान की दीवार ज्यादा ऊंची न थी। वो उछला, उसने अपने दोनों हाथ दीवार पे टकाए। अब वो दीवार के साथ छू रहा था। उसने जिस्म को ऊपर की जानिब झटका दिया और वो दीवार पे पैर रखने में कामयाब हुआ। वो दीवार पे चढ़ा। उसने देखा घर में बरामदे में 3 अफराद रात की गहरी नींद का मजा लूट रहे थे। वो दीवार की दूसरी तरफ लटका, फिर उसने हाथ छोड़े। अब वो जमीन पे मौजूद था। जमीन नरम होने की वजह से कोई आवाज पैदा ना हुई। बरामदे में सोए हुए 3 अफराद में से एक खूबसूरत लड़की थी जो दिलकश नकूश की मालिक थी। साथ वाली चरपाई पे एक उथेर उम्र आदमी लेटा था। तीसरी चरपाई पे एक नौजवान लड़का सोया था। उस निकाब पोश ने जेब से एक रुमाल निकाला और सबसे पहले नौजवान लड़की की चरपाई के करीब आया। उसने रुमाल लड़के की नाक पे रखा। जब उस आदमी को मुकम्मल तौर पे यकीन हुआ कि वो लड़का नींद की हालत में बेहोश हुआ है, तो उसने वो रुमाल उठाया और बूढ़े के साथ भी वही अमल दोहराया। फिर वो लड़की के करीब आया, एक गहरी नजर लड़की के जिस्म पे डाली। फिर उसने भी उस लड़की के नाक पे रुमाल रखा और फिर लड़की को उठा के कंधे पे लाद दिया। वो घर के बैरूनी दरवाजे के करीब आया। उसने कुंडी खोली, दरवाजा खोल के बाहर गली में आया। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर एक तरफ चलने लगा। फिर वो गलियों से बाहर निकल के खेतों की तरफ चला आया। वो एक तरफ बनी पगडंडी पे चलने लगा। पगडंडी खत्म होने पे वो एक मकान के सामने रुका। नक्शे के हवाले से ये किसी का डेरा लगता था। उस मकान के बाहर 2 आदमी चौकस अंदाज में खड़े थे। उस निकाबपोश को देख के उन दोनों में से एक ने दरवाजा खोला। वो निकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। अंदर कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। सामने चरपाई पे एक उदेर उम्र आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। शाबाश मेरे शेर, वो उदेर उम्र आदमी खुश होते हुए बोला। उस निकाबपोश ने लड़की को उसी चरपाई पे लटाया और अपने चेहरे पर से निकाब उतार लिया। हैंड्सअप। उसी वक्त इंस्पेक्टर और 3-4 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। सुनील, रंजीत और रोहित भी साथ थे। इंस्पेक्टर के हाथ में एक रिवॉल्वर था। कमरे में मौजूद उन दोनों अफराद ने हाथ ऊपर किए। बाहर वाले दोनों आदमियों को भी काबू किया गया था। वो ठाकुर साहिब, इंस्पेक्टर बोला, आप तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हुक्का पीने वाला आदमी ठाकुर था और वो निकाबपोश रंगा था, और आपका ये दूसरा बाजू रंगा। आपने तो मुझे वाकई हैरान किया। मैं सोच भी नहीं सकता था ठाकुर इतनी जलील हरकतें कर रहा था। तो सारे गांव वाले तुझे क्या समझ रहे थे? तू इनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। हम तो तुझे देवता समझते थे और तू रावण निकला। इंस्पेक्टर जज्बात की रो में कहता चला गया। आज मुझे भी दुख हुआ है ठाकुर साहिब। एक ऐसा इंसान जो अपने गांव की लड़कियों की इज्जत लूटता है, वो मेरे पिता का दोस्त है।
अगर मुझे आपके डेरे के पास दीनू काका की बेटी का कांटा न मिलता तो पुलिस सारी उम्र आपको तलाश ना कर पाती। लेकिन शायद आप भूल गए थे कि पाप का अंजाम बुरा होता है। सुबह सारा गांव आप पे थूकेगा। सुनील गुस्से के आलम में बोला। ठाकुर का सर निदामत की वजह से झुका हुआ था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहिब कि आपने मेरे बताए हुए प्लान पे अमल किया, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके कारण ठाकुर नजरों में आया। अगर उस दिन मैं जीरा की बहन से मिलने ना जाता तो शायद ठाकुर आज पकड़ा ना जाता। सिर्फ उस कांटे के मिलने के कारण ठाकुर सामने आया है। वैसे भी ठाकुर साहिब पे कुछ फर्ज जितना भी तो बनता है, सुनील बताते हुए मुस्कुराया। अगर सब नौजवानों को 2-4 आप जैसे हो जाएं तो सब ठीक हो जाए, इंस्पेक्टर ने कहा। ये तो इंस्पेक्टर साहिब अपने अपने विचार हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि ठाकुर ने इकरार जुर्म किया, सुनील ने पूछा। जी हाँ, सिवाय एक के, इंस्पेक्टर ने कहा। सिवाय एक के? क्या मतलब? वो आपकी प्रेमिका मीनाक्षी के बारे में इनकार कर रहा है। वो इनकार क्यों कर रहा है? वो ही तो ये काम करता था ना। बिल्कुल, उसने रंगा के जरिए मीनाक्षी को उठवाया और डेरे तक रंगा ले आया। इससे पहले कि वो मीनाक्षी को हवस का निशाना बनाता, मीनाक्षी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकली। भाग गई? जी हाँ, रंगा उसके पीछे भी गया मगर वो मिली नहीं, इंस्पेक्टर ने बताया। तो फिर मीनाक्षी कहाँ चली गई? सुनील उलझन हमेश लहजे में बोला। ये तो भगवान ही जाने। हो सकता है ठाकुर झूठ बोल रहा हो। जहाँ उसने बाकी जुर्म माने वहाँ वो ये जुर्म किस लिए छुपाएगा? हो सकता है रंगा ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया हो और ठाकुर को ना बताया हो। इस मर्तबा रोहित बोला। पूछताछ अभी जारी है, कुछ बातें अभी ठाकुर से पूछनी है। सुबह तक हर बात क्लियर हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहिब केस जोरदार बनाइएगा। ठाकुर किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, सुनील गुस्से से बोला। आप चिंता मत करें सुनील बाबू, ठाकुर और रंगे का जुर्म ही ऐसा है कि फांसी या उम्र कैद से कम सजा नहीं मिलेगी। हमने ठाकुर के बाकी मुलाजमों को गिरफ्तार किया, जिसमें जीरा भी शामिल है। इंस्पेक्टर साहिब, जहाँ तक मेरा ख्याल है जीरा बिल्कुल निर्दोष है। आपका ख्याल काफी हद तक सही है। इसे इस केस से बाहर निकाल लूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर साहिब, अब हम चलते हैं। रंगा से मीनाक्षी के बारे में जरूर पूछेगा, सुनील ने कहा। अब आप कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर के सवाल पे सुनील मुस्कुराया और बोला। ठाकुर की हवेली में पनाह तो हमें मिलेगी नहीं। जीरे के घर में हम वैसे ही रह नहीं सकते और हमारा कोई जाने वाला नहीं इस गाँव में, तो जाहिर सी बात है हम शहर जाएंगे, और वैसे भी शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है इंस्पेक्टर साहिब, अब हम चलते हैं। नमस्ते, सुनील ने उठते हुए प्रणाम किया। नमस्ते, इंस्पेक्टर ने जवाबत मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। वो तीनों थाने से बाहर निकल आए। उनकी गाड़ी एक तरफ थाने की दीवार के साथ खड़ी थी। वो तीनों गाड़ी में बैठे, सुनील ड्राइविंग सीट पे, रोहित साथ वाली सीट पे, जबकि रंजीत पिछली सीट पे बैठ गया। रात का सफर अभी भी बाकी था। सुनील ने काफी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा डाली। यार कितनी बुरी बात है, ठाकुर कितना नीच काम कर रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि ठाकुर ये काम कर रहा है, रोहित बोला। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बाहर कुछ और अंदर कुछ है। पिछली सीट पे बैठा रंजीत बोला। मेरा ज्यादा शक रंगा और जीरे पे था, मगर मैंने जब ठाकुर को डेरे पे देखा तो मैं हैरान रह गया, सुनील बोला। लेकिन यार मीनाक्षी वाली बात अजीब है। अजीब तो है, सुबह हम दोबारा इस गांव का चक्कर लगाएंगे, फिर असल बात का पता चलेगा। अचानक एक धमाका हुआ। चलो जी, गाड़ी का टायर तो फट गया। पीछे बैठा हुआ रंजीत हंसते हुए बोला। अब जाहिर है कि टायर तो रोहित ही बदलेगा। रोहित बदल तो दे, मगर गाड़ी की डिग्गी में जो टायर है वो भी पंक्चर है, रोहित ने कहा। ये तो बड़ी समस्या बन गई। सुनील परेशानी के आलम में बोला। लगता है एक मरतबा फिर पंडित जी के घर में पनाह लेना होगी, रोहित हंसते हुए बोला। उनकी गाड़ी का टायर बिल्कुल मंदिर के सामने ब्लास्ट हुआ था। चलो फिर पंडित जी को जाके अपनी समस्या बताते हैं। वो गाड़ी धकेल के मंदिर के पास ले आए और फिर वो पंडित के पास पहुंचे। एक बार फिर पंडित ने उनका खुशदिली से इस्तकबाल किया। उन्होंने अपना मसला बताया तो पंडित ने एक रात के लिए फिर अपना घर उनके हवाले किया। यार वैसे इत्तेफाक की बात है, हम दूसरी मरतबा पंडित जी के घर रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा होगी कि गाड़ी का ड्राइव बाइस हुआ, वो भी मंदिर के सामने, नहीं तो हम तो बहुत बुरे फंसते। यार लगता है इसमें पंडित के कपड़े वगैरह होंगे। सुनील ने कमरे में पड़े इकलौते ट्रंक की तरफ इशारा किया तो रंजीत बोला, हो सकता है। चलो वैसे भी सुबह होने वाली है, सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, सारा समय ठाकुर की गिरफ्तारी में लग गया, सुनील ने कहा। यार मेरे ख्याल में देखो तो सही इस ट्रंक में क्या है, रोहित ने मजाकन कहा। यार किसी की पर्सनल चीजों को देखा नहीं जाता। पंडित जी ने हम तीनों पे विश्वास करके अपना घर हमें सौंप दिया, हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। वैसे हैरत की बात है, इस मरतबा रंजीत बोला। वो क्या? पंडित की पत्नी नहीं, रंजीत ने कहा। पत्नी तो थी मगर कई बरस बीत गए, उसका देहांत हुए, ये मुझे गांव से पता चला।
तो फिर पंडित का गुजारा कैसे होता होगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है पंडित की उम्र भी ज्यादा नहीं होगी। रोहित की इस बात पे सुनील और रंजीत बेख्तियार मुस्कुराए। ये तो पंडित ही जानता होगा। सुनील ने कहा, मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए इस ट्रंक में क्या है। वैसे भी पंडित की पत्नी के कपड़े तो नहीं होंगे इसमें। रोहित ने कहा, साथ ही वो दीवार के पास पड़े ट्रंक की तरफ बढ़ा। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर रंजीत ने भी सुनील का साथ दिया, लेकिन रोहित ट्रंक खोल चुका था। दूसरा लम्हा हैरानकुन था। ये वो घबराते हुए बोला और तेजी से रोहित के करीब आए। वो भी हैरान रह गया। ट्रंक में जनाना सूट का एक जोड़ा पड़ा हुआ था जो खून में लथपथ था। ये क्या है? सुनील बड़बड़ाया। वो घुटनों के बल बैठा। ये क्या है? ये तो मीनाक्षी के कपड़े हैं। सुनील बोला। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सुनील? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये कपड़े मीनाक्षी के हैं। सुनील पुख्ता लहजे में बोला। इसने वो कपड़े उठाए तो कपड़ों में से कोई चीज निकल के जमीन पे गिर गई। सुनील ने देखा वो एक खंजर था जो कि खून आलूद था। उसमें खुश्क खून जमा हुआ था। ये क्या माजरा है? इसका मतलब मीनाक्षी को कत्ल किया गया। सुनील बुराई हुई आवाज में बोला। साथ ही वो मीनाक्षी के कपड़ों को आंख से लगाए रोने लगा। उन दोनों की आंखों से भी आंसू रवा दवा हो गए। धीरज रखो सुनील, धीरज। उठो, हमें पंडित से पूछना है कि ये कपड़े क्या कर रहे हैं। रोहित ने कहा, लेकिन सुनील जान रहा था, उसे यकीन था कि शायद मीनाक्षी जिंदा हो, मगर आज उसकी मौत का पक्का यकीन हो गया था। आखिर कुछ देर के बाद वो संभला और फिर वो तीनों पंडित के घर से बाहर निकले। सुनील के एक हाथ में वो खंजर था और दूसरे हाथ में मीनाक्षी के कपड़े। वो तीनों घूम के मंदिर की सीढ़ियों के करीब आए और फिर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो मंदिर में पहुंचे तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गए। सामने पंडित आलती मालती मारे बैठा था और पंडित के सामने मीनाक्षी खड़ी थी। देखो, तुम्हें उन तीनों की हत्या करनी ही होगी, पंडित गरजते हुए बोला। नहीं, मीनाक्षी गुस्से से चिल्लाई। मैं उनकी हत्या नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब है इस मरतबा तुझे ज्यादा ही मजा चखाना होगा। पंडित गिर जा, तेरी आत्मा को सारी उम्र तड़पाऊंगा। ये सुनकर सुनील चीखा, तेरी ये जुर्रत? पंडित ने हैरानगी से तीनों की तरफ देखा। सुनील तेजी से पंडित के करीब आया और एक जोरदार लात उसे दे मारी। पंडित चीखता हुआ गिर पड़ा। इस सुनील, मार डालो इसे, ये तुम्हारी मीनाक्षी का हत्यारा है। एक तरफ खड़ी मीनाक्षी चीखती, जवाबन सिर्फ एक आत्मा थी। पंडित एकदम सीधा हुआ, उठ के खड़ा हुआ। उसने मुंह में कुछ पड़ते हुए तेजी से अपने दोनों हाथ सुनील की तरफ किए। हवा का एक तेज झोंका सुनील से टकराया। सुनील उड़ता हुआ मंदिर की सीढ़ियों के पास जा गिरा। फिर यही अमल पंडित ने मीनाक्षी की आत्मा पे आजमाया। मीनाक्षी के मुंह से जोरदार चीखें निकलने लगी। ये देख के रोहित तेजी से पंडित की तरफ भागा। रोहित का ख्याल भी जवाबन सुनील जैसा ही हुआ। रंजीत ने सुनील के हाथ से गिरा हुआ खंजर उठाया और पंडित की तरफ फेंक दिया। पंडित कमाल फुर्ती से पीछे हटा। रंजीत पंडित की कमाल फुर्ती पे हैरान हुआ। मीनाक्षी एक तरफ खड़ी छज्जे जा रही थी। पंडित के किसी अमल की वजह से लहरों का एक जाल मीनाक्षी उसके इर्द छाया हुआ था, जिसकी वजह से वो चीख रही थी। सुनील दोबारा उठा। रोहित भी कुछ करने का इरादा कर रहा था। रोहित, ये पंडित ऐसे काबू नहीं आएगा, इसे जरा उलझाना पड़ेगा, सुनील ने कहा तो रोहित ने अस्पात में सर हिलाया। अब सुनील एक तरफ खड़े रंजीत की तरफ हुआ। समझ गए तुम रंजीत? रंजीत ने इस बात में सर हिलाया और रोहित तेजी से पंडित की तरफ भागा, जिससे पंडित का सारा ध्यान रोहित की तरफ हो गया। अब मैं तुझे जला के खाक कर दूंगा, पंडित रोहित की तरफ देखते हुए बोला। पंडित ने फिर मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। इससे पहले कि रोहित हवा में उछलता और दोबारा नीचे गिरता, पंडित के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। साथ ही मीनाक्षी की आत्मा के गिर्द लहरों का जाल खत्म हुआ और उसका चीखना भी खत्म हुआ। पंडित धर्म से जमीन पे जा गिरा। पीछे सुनील खड़ा था। पंडित की कमर में खंजर दस्ते तक बेवस्ता। सुनील ने मौके का फायदा उठा के पंडित के पीछे आया और पंडित के पीछे बड़ा खंजर उठा के उसकी कमर में घूम दिया। पंडित फर्श पे पड़ा तड़प रहा था। यही मेरा खूनी है सुनील। इस रात जब रंगा मुझे ठाकुर के डेरे पे ले गया तो मैं वहाँ से भाग निकली। काफी दूर भाग आने पे मुझे पंडित का मकान नजर आया। दरवाजा खटखटाने पे पंडित बाहर आया। मैंने अपनी समस्या बताई। मेरे फटे कपड़े देखे उसके जहन में शैतानियत आई जिसे मैं जान न सकी। इसने मेरा बिला दुकार किया और मुझे खत्म करके बाहर एक गड़ा खोदा। इसमें मेरे शरीर को दबाया। जब तुम तीनों गांव में आए तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताना चाहा, परंतु रोहित बीच में आया। उस जालिम पंडित ने मेरी आत्मा कब्जे में कर ली। जब तुम तीनों चले गए तो इस पंडित को अपनी शक्तियों से पता चला कि इन तीनों में से एक मेरा प्रेमी है। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम तीनों की हत्या करूं। मजबूर बेबसी थी। रोहित को अपने शहर में काबू करने में कामयाब हो गई, मगर तुम दोनों समय पे पहुंचे और आज फिर ये तुम तीनों को अपने घर में पनाह देके मुझे फिर मजबूर कर रहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार किया। तुम तीनों समय पे पहुंचे और ये कमीना अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ तक कह के मीनाक्षी खामोश हो गई।
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मोनाक्षी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह के क्या करूँगा। सुनील पराई हुई आवाज में बोला, भगवान की दी हुई जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। सुनील, शायद भगवान को हमारा इतना ही साथ मंजूर था। तुम जिस लड़की से भी शादी करोगे मुझे उसमें पाओगे। मोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, रोहित और रंजीत, तुम दोनों भी सुनील के अच्छे दोस्त हो। दोस्त ऐसे ही होते हैं जो मुसीबत के समय में काम आए। अब मैं चलती हूँ। ये कह के मोनाक्षी की आत्मा गायब हो गई। चलो सुनील, सुबह होने वाली है, इंस्पेक्टर साहिब को जाके सारी बात बताएं। रंजीत ने सुनील के कंधे पे हाथ रखा तो सुनील ने इस बात में सर हिला दिया।